बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे इस चैनल के ऊपर आज की ये जो वीडियो है इसका मेन पर्पज़ है कि आप लोगों को CS 619 का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में कंप्लीट गाइड करना। दोस्तों ये आपको बताता चलूँ कि CS 619 का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, 4 जो है वो असाइनमेंट्स होती हैं। पहली जो असाइनमेंट आती है वो होती है SRS, जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस कहते हैं, ठीक है। और उसकी एक डेडलाइन होती है, ड्यू डेट होती है। उस ड्यू डेट से पहले पहले आपने SRS जो है वो सबमिट करवानी होती है। अब SRS में कौन कौन सी चीज़ क्रिएट करते हैं उसकी प्रॉपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है। मैं उस कंप्लीट अपनी CS 619 वाली जो प्लेलिस्ट है जिसमें ये सारी वीडियोज़ हैं उसका लिंक अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा। आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं कि SRS कैसे बनाई जाती है। दोस्तों जो असाइनमेंट नंबर 2 होती है उसके अंदर आपने CS 619 का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार करनी होती है। अब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ रेडी की जाती है, उस वीडियो को भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, तो वो प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। और थर्ड दोस्तों जो आपकी असाइनमेंट होती है वो होता है आपका टेस्ट फेज़, या जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, जिसमें आपने फुल एंड फ्लेज एक मिनी सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। और वो जो प्रोजेक्ट होता है वो आपका सुपरवाइज़र खुद बताता है आपको। एक तो होता है ना ये जो आपने फाइनल प्रोजेक्ट बनाता है, नहीं, इस प्रोजेक्ट से हटकर आपने असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर एक मिनी सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है जिसकी रिक्वायरमेंट आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो आपको बताता है। अब उसकी भी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा इसी प्ले लिस्ट के अंदर। आज दोस्तों मैं चौथे जो स्टेप है उसकी बात करने जा रहा हूँ। ये फाइनल स्टेप होता है जिसको हम फाइनल डिलीवरेबल कहते हैं, और ये आपकी असाइनमेंट नंबर 4 होती है आपके फाइनल प्रोजेक्ट की। इससे पहले 3 असाइनमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहली SRS जो मैं बता चुका हूँ आपको, सेकंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, थर्ड प्रोटोटाइप या टेस्ट फेज़ उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। आज ये हमारा जो असाइनमेंट नंबर 4 है उसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस होंगी। दोस्तों फाइनल जो डिलीवरेबल होता है, ये जो फाइनल ये प्रोजेक्ट होता है जो आपने सबमिट करवाना होता है, इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें सबमिट करवाते हो। सबसे पहले दोस्तों आप अपना फुल एंड फ्लेज वो प्रोजेक्ट फोल्डर सबमिट करते हो, ठीक है, जिसमें आपके फ्रंट एंड और बैक एंड की सारी कोडिंग भी होती है। और जो आपने अदर मटेरियल यूज़ किया था, लाइक आपने कोई पिक्स यूज़ की हुई है, कोई ऑडियो यूज़ की हुई है, कोई वीडियो यूज़ की हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने एक फ़ोल्डर के अंदर मर्ज करके रखनी होती हैं। तो ये देखो, जैसे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें भी सारी की सारी वो फाइल्स हैं जो फ्रंट एंड वाली, बैक एंड वाली और इमेजेस वाली, सारी की सारी कोडिंग वाली, फ्रंट एंड बैक एंड जितने भी मैंने एक्सटर्नल फाइल्स यूज़ की हैं वो सारी की सारी इसी एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं। इतना तो आपको समझ आ गया है कि जो आपका फाइनल डिलीवरेबल होता है उसमें पहली जो चीज़ होती है वो आपका वो तमाम के तमाम एक फ़ोल्डर होता है जिसमें आपकी वो तमाम के तमाम फ्रंट एंड और बैक एंड और आपकी जितनी भी अदर मटेरियल होता है वो सारी वो फाइल्स इस फोल्डर के अंदर होती हैं। सेकंड दोस्तों जो आपने अपने फाइनल डिलीवरेबल में चीज़ सबमिट करवानी होती है वो होती है आपकी डेटाबेस फाइल। मतलब डेटाबेस वो आपकी SQL फाइल जिसमें आपने डेटाबेस क्रिएट की होती है अपने किसी भी सर्वर को यूज़ करते हुए, चाहे वो वो आपका XAMPP सर्वर है, SQL सर्वर है, कोई भी सर्वर है। उस सर्वर के अंदर जो आपने अपने प्रोजेक्ट का डाटा परमानेंट स्टोर करने के लिए जो डेटाबेस बनाई होती है, वो जो SQL फाइल होती है वो भी आपने अपने फाइनल डिलीवरेबल के अंदर ऐड करनी होती है। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ दोस्तों होती है प्रेजेंटेशन, जो कि आप पावर पॉइंट के ऊपर रेडी करते हो। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, इस प्रेजेंटेशन को एक दफ़ा ओपन करके दिखा देता हूँ। इस प्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली आपकी मेन चीज़ें होती हैं। आपकी SRS के अंदर जो मेन चीज़ें हैं और जो आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आपने जो मेन चीज़ें बनाई थी वो सारी इस प्रेजेंटेशन के अंदर होती हैं। अब इस प्रेजेंटेशन के फ्रंट के पेज के ऊपर आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है, उसका टाइटल होता है और उसके बाद व्यू का लोगो। सेकंड के ऊपर आपके जो स्टूडेंट है जिसने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसकी ID, उसका नेम, ये सारा कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट के ऊपर आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड इंट्रोडक्शन होता है और उसके बाद टीम स्ट्रक्चर आपको कुछ नहीं बनाना होता। देन तो नेक्स्ट होता है अडॉप्टेड मेथडोलॉजी। ये अडॉप्टेड मेथडोलॉजी बेसिकली आपने कहाँ बनाई थी, SRS के अंदर बनाई होती है। तो SRS के अंदर जो आपने अडॉप्टेड मेथडोलॉजी बनाई होती है वो आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर बनानी होती है। देन आप यूज़ केस डायग्राम यहाँ पे इम्बेड करते हो। ये ऑलरेडी चीज़ें आपने वो हैं जो ये नहीं है कि प्रेजेंटेशन नए से बनानी है, मतलब ये सिखा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ हम ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में बनाई होती हैं, सिर्फ सीक्वेंस देखने की कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे ऐड करनी है। उसके बाद डिज़ाइन यूज़ केस डायग्राम के बाद दोस्तों
कैटलॉग होता है। इस कैटलॉग में क्या होता है, इस कैटलॉग में बेसिकली आप ये बताते हो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से मेन आपके जो है वो एक्टर्स थे, मतलब जैसे एडमन था, स्टूडेंट था, यूज़र था, वो होते हैं। और उन एक्टर्स के आगे जो है ना फंक्शनैलिटीज़ होती हैं कि एडमन ने कौन कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी है और यूज़र ने कौन कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी है, ये होता है इसमें बेसिकली कैटलॉग के अंदर। देन दोस्तों होती है आपकी आर्किटेक्चर डायग्राम, जो कि आपने बनाई थी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर। देन होता है प्रोजेक्ट शेड्यूल वर्क प्लान, जो कि आपने, जिसको हम गैंग चार्ट कहते हैं, ये भी आपने SRS के अंदर बनाया होता है। देन दोस्तों होती है सीक्वेंस डायग्राम का बेसिकली हेडिंग है सिर्फ, ये जो हमने खूबसूरती के लिए दिया। और उसके बाद आपने जो सीक्वेंस डायग्राम बनाई थी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारी तरतीब से आपने बतानी होती है। देखो सारी सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, ठीक है जी। ये सारी जितनी भी आपने सीक्वेंस डायग्राम बनाई थी ना, वो सारी सारी 1 बाय 1 आपने यहाँ पे एम्बेड करनी होती है। उसके बाद दोस्तों जो आपने क्लास डायग्राम बनाई थी अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर, वो होती है। देन उसके बाद जो आपने ERD डायग्राम बनाई थी अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर, वो यहाँ पे आपने एम्बेड करनी होती है। उसके बाद आपकी डेटाबेस डायग्राम जो आपने बनाई थी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर, जो आपने अपनी डेटाबेस डायग्राम बनाई थी, वो भी आपने यहाँ पे एम्बेड करनी होती है। उसके बाद आपके GUI स्क्रीनशॉट, जो आपने याद है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने स्क्रीनशॉट सबमिट करवाए थे कि हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा, वो जो आपने 1-2 स्क्रीनशॉट थे वो यहाँ पे लगाने होते हैं। या जो आपने ओरिजिनल अभी भी प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट के कुछ स्क्रीनशॉट लेकर आपने यहाँ पे एज ए GUI स्क्रीनशॉट लगा लेने हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, ये देख रहे हो अपने प्रोडक्ट जो मैंने बनाया था उसके यहाँ पे डिफरेंट स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हुए हैं, देख रहे हो। आपने भी ऐसे उसके डिफरेंट स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे ऐसे लगानी होती हैं। और लास्ट पे दोस्तों आपने ये बताना होता है टूल्स, कि आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, डेटाबेस टूल कौन सा यूज़ किया, IDE मतलब कौन सा यूज़ किया जिस पे आपने कोडिंग किया, और उसके बाद अदर टूल्स कौन कौन से आपने यूज़ किए हैं, ये बताना होता है आपने लास्ट पे। और उसके बाद लास्ट पे सिंपली थैंक्स ले लीजिए। आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट मैंने आपको A to Z बता दी है, जो कि आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा कि आप प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ जो है वो रेडी करते हो, तो मैंने आपको A to Z बता दिया। चलिए ये हो गई आपकी तीसरी चीज़। तो पहले क्या था, आपके प्रोडक्ट की सारी चीज़ें, कोडिंग, फ्रंट एंड बैक एंड और अदर जितने भी पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोज़, उसके बाद डेटाबेस फाइल, उसके बाद प्रेजेंटेशन, और उसके बाद दोस्तों आपकी चौथी होती है कि MS वर्ड फाइल, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। और इस फाइनल रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, इस फाइनल रिपोर्ट में आपने SRS का पूरा डॉक्यूमेंट और अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाला पूरा डॉक्यूमेंट, दोनों को मर्ज करके इस एक फाइनल रिपोर्ट में मर्ज करना होता है। मतलब ये यार सिंपल अदर वर्ड ये कि आपने अपनी SRS वाली वो पूरी की पूरी जो MS वर्ड की फाइल बनाई थी, खुद बनाई है, किसी से बनवाई, और जो आपने दूसरी वो जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाली पूरी MS वर्ड वाली फाइल थी, वो दोनों को आप आपस में मर्ज करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देना है। तो इस सिंगल फाइल का नाम हम कहते हैं फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और इस फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देखें यही चीज़ें होती हैं, ये देख रहे हो आप, ये देख सकते हो आप शुरू के ऊपर ये सारी चीज़ें, ये तो आपको जो टेम्पलेट देगा ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले देंगे, उसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं, शुरू में चैप्टर लिखे होते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में देख सकते हो आप गैदरिंग एंड एनालिसिस इन्फो, इसमें बेसिकली आपकी SRS की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या है, आपकी सारी आपकी वो रिपोर्ट है यार, SRS वाली कोई चीज़ नहीं है SRS के अलावा, ठीक है। और चैप्टर आगे चैप्टर नंबर 2 आगे आ जाता है जनाब आपका चैप्टर, ये देख रहे हो, ये सारी SRS वाली डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद आ जाता है ये देखो चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपकी क्या शुरू होने लगी है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ये देखो ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है सारी की सारी आपकी, देख रहे हो, ये देख सकते हो आप, सारी आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में क्या है, जस्ट ओनली आपकी आर्किटेक्चर डायग्राम है। और लास्ट पे रेफरेंस है कि आपने बेसिकली ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहाँ से हेल्प ली थी, कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी, उसका बेसिकली आपने जस्ट एक रेफरेंस देना होता है। वो चाहे आप ये जो मैंने लिखा है यही लिख सकते हैं। चलिए आपकी फाइनल रिपोर्ट कंप्लीट। तो मतलब सिंपल इन अदर वर्ड कि आपने वो जो SRS बनाई थी वो और जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाई थी, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक मर्ज करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट में बना कन्वर्ट कर देना और उसको ऊपर नाम देना है दिस इज़ अ फाइनल रिपोर्ट। तो ये दोस्तों आपकी कितनी चीज़ें, 4 चीज़ों की। लास्ट पे ये जो रीडमी है ना, ये बेसिकली ऑप्शनल है, ये आप बनाओ ना बनाओ, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि रीडमी वाली एक फ़ाइल नोटपैड की जो है अपने प्रोजेक्ट की ज़िप फोल्डर में ज़रूर रखा करें। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली हम ये बताते हैं कि अगर मान लें आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आपने लॉगिन करना है एडमिन को, तो एडमिन की वहाँ पे ईमेल क्या थी, एडमिन का पासवर्ड क्या है, मतलब एडमिन की लॉगिन डिटेल्स क्या हैं, तो वो आप यहाँ पे रीडमी फाइल्स के अंदर दे दिया करो। और उसके बाद ये भी बता दिया करो कि आप जो डेटाबेस बनाई है आपने, उस डेटाबेस का नाम क्या है और डेटाबेस आपने किस सर्वर पर बनाई है, ताकि जब जो सुपरवाइजर है जब वो आपकी असाइनमेंट चेक करेंगे तो वहाँ जाके उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें पता हो कि अच्छा आपने ये वाली डेटाबेस का नाम रखा हुआ है, इस सर्वर पर आपने इसको बनाया है, और आपकी एडमिन की या यूज़र की जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो ये वाली हैं। तो आपने ये चीज़ ज़रूर ऐड कर लेनी है। ये वैसे ऑप्शनल है, एक अच्छे डेवलपर की वैसे ये निशानी होती है कि वो अपनी रीडमी फाइल के अंदर वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बता देता है जो कि नेक्स्ट पर्सन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि अगर आप ये लॉगिन डिटेल नहीं बताओगे तो सुपरवाइज़र को क्या अलहाम होना कि आपने लॉगिन डिटेल क्या रखी हुई हैं एडमिन की या यूज़र की। तो इसलिए मैं आपको बेहतर ये समझता हूँ कि एक अच्छे डेवलपर की तरह आप ये लॉगिन डिटेल मस्ट बताएं, एक फ़ाइल बनाएं नोटपैड की रीडमी के नाम से, और उसके अंदर आप उससे सारी वो अपने इंस्ट्रक्टर को या अपने सुपरवाइज़र को बातें बता दें जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये था दोस्तों आज का फाइनल
प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि इस एक सिंगल आपने जो फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो सारी मैंने आपको गाइड कर दी हैं। अब दोस्तों ये जो आपने एक मेन फोल्डर बनाया है, इस मेन फोल्डर को आपने अपनी VUID के साथ सेव कर लेना है, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें हैं, मतलब आपकी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, आपकी डाटाबेस फाइल है, प्रेजेंटेशन है, फाइनल रिपोर्ट है और रीडमी फाइल है। तो इन सब फाइल्स को आपने एक मेन फोल्डर के अंदर बंद कर देना है। उस फोल्डर को आपने अपनी VUID दे देनी है और देन उस फोल्डर को आपने जिप में कन्वर्ट कर देना है। जिप में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको तरीका मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। ये देखो, अब ये आपका मेन फोल्डर है जिसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। जब इस तरह आप एक मेन फोल्डर के अंदर अपनी सारी चीज़ें रख दोगे बनाकर, तो बना रखने के बाद उसके बाद देन आप अपने इस मेन फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू का, आपने सेंड टू में जाकर यहाँ पे कंप्रेस जिप फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये जिप में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उस जिप फोल्डर को आपने सिंपली जाके LMS पे अपलोड कर देना। तो ये दोस्तों सारा का सारा आपका गाइडलाइन थी किसके बारे में, फाइनल डिलीवरेबल के बारे में, टास्क नंबर 4 के बारे में। अब लास्ट पे कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ आपको जो आपके लिए वाइवे के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर तो प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, सारी बात है। जो भी वाइवे में कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चनिंग होगी वो आप इजीली उनका आंसर कर सकोगे, क्योंकि आपने कोडिंग खुद किया, आपने प्रोजेक्ट अपना खुद बनाया है, सो आपको सारी चीज़ों का पहले से पता है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट आपने किसी से बनवाया है, सो उस सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है कि जिस बंदे से आपने ये फाइनल प्रोजेक्ट रेडी करवाया है, उस बंदे को कम से कम इतनी रिक्वेस्ट करेंगे भाई वो आपको लाइव क्लासेस दे डेली बेस पर, और आपको साथ साथ वाइवे की तैयारी भी करवाए, मतलब आपको साथ साथ लाइव समझाए कि उसने कोडिंग कैसे की है, ठीक है। चलो फ्रंट एंड की तो नहीं, लेकिन कम से कम बैक एंड की कोडिंग आपको ज़रूर आपके सामने करें, मतलब लाइव डेली आपको क्लासेस दे, और उस क्लासेस के अंदर आपको डेली जो है गूगल मीट के ऊपर या जूम मीटिंग के ऊपर आपको समझाए कि कोडिंग करके दिखाए प्रॉपर आपको, कि मतलब मैं इस तरह से ये चीज़ें रेडी कर रहा हूँ, ताकि आपको उससे जब वो कोडिंग कर रहा होगा तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि इस पेज को इस मकसद के लिए बनाया है, इस पेज के ऊपर ये कोड इस मकसद के लिए है, ये कोड इस मकसद के लिए है। क्योंकि वहाँ पर जाके ऐसा ना हो कि आपने जो है उससे लाइव समझा ही नहीं हुआ, आपने बैकेंड उससे बैकेंड की कोडिंग समझी नहीं हुई लाइव मीटिंग के अंदर, तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान ये होगा कि जब सुपरवाइजर आपसे क्वेश्चन करेगा फाइनल वाइवे के अंदर, तो आप वहाँ पे सुम बुकमुन बन के बैठे होंगे कि भाई मुझे तो कोई पता ही नहीं है कि ये कोडिंग कैसे की गई है। सो इसलिए मैं आपको ये लास्ट पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अगर तो खुद बनाया प्रोजेक्ट तो बड़ा अच्छी बात है, अगर किसी से बनवाया तो उससे लाइव क्लासेस ज़रूर लिया करें, ताकि आपको पता हो कि उसने कोडिंग किस तरह से की है, कौन सा पेज कैसे उसने बनाया है, कौन से पेज के ऊपर किस तरह से उसने चीज़ें सेटअप की हैं। तो ये सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात ये है कि फाइनल वाइवे के अंदर ये बात याद रखिएगा कि जो आपका ये जो टेस्ट फेज़ का या जो इससे पहले प्रोटोटाइप का वाइवा होता है, सिंपल मिनी सा वाइवा, इसके अंदर इतना कोई इशू नहीं होता। क्यों इशू नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आपका सुपरवाइज़र आपके पास आता है और वो स्काइप के ऊपर आपसे वाइवा लेता है। लेकिन दोस्तों ये जो फाइनल वाइवा होता है, जो आपके फुल एंड फ्लैज ये जो प्रोजेक्ट का वाइवा है, जिसको हम फाइनल डिलीवरेबल कह रहे हैं, इस फाइनल डिलीवरेबल का जो फाइनल वाइवा होता है, इसके अंदर सिर्फ आपका सुपरवाइज़र नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक स्पेशलिस्ट होता है या होती है, ठीक है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। और वो स्पेशलिस्ट आपको पता किसको कहते हैं? स्पेशलिस्ट उसको कहते हैं जिसको उस लैंग्वेज के ऊपर कंप्लीट अबूर हासिल हो। जैसे आपको पता है, आप कहते हो, अक्सर कहते हो ये जो डॉक्टर है ना, ये स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का। मतलब क्या? माइंड स्पेशलिस्ट। जैसे मतलब वो जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, मतलब ऐसा डॉक्टर जिसको पूरी जो है महारत है इस ऑपरेशन के अंदर, मतलब वो उसे एक एक चीज़ का पता है कि यहाँ पे इस ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे जो है वो हमने करनी है। ऐसे ही दोस्तों कोडिंग की दुनिया के अंदर, हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया के अंदर, हमारी IT की दुनिया के अंदर भी स्पेशलिस्ट होते हैं। ये स्पेशलिस्ट बेसिकली किस चीज़ के होते हैं? लैंग्वेजेस के, जैसे PHP स्पेशलिस्ट, जैसे C# स्पेशलिस्ट, जैसे पाइथन स्पेशलिस्ट, जैसे जावा स्पेशलिस्ट। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जैसे मैं PHP स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब मैं PHP का डेवलपर हूँ, मुझे अब पता है कि PHP में ये चीज़ें कैसे कैसे। अगर आप मुझे PHP का वाइवा लेने के लिए बिठाएंगे ना, तो मैं आपको A to Z बच्चों से वाइवा लेके दिखा सकता हूँ कि PHP का वाइवा किस तरह से लिया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों जो स्पेशलिस्ट आता है या आती है आपके सुपरवाइज़र के साथ आपके फाइनल डिलीवरेबल के फाइनल वाइवा के अंदर, वो स्पेशलिस्ट होता है आपकी उस लैंग्वेज का, मतलब जावा का या पाइथन का। तो इसलिए वहाँ पे फाइनल वाइवे के अंदर आपको किसी तरह की कोई रियायत नहीं होती है। तो अगर आपने जिससे प्रोजेक्ट क्रिएट करवाया है, अगर आपने उससे लाइव क्लासेस लेके ना समझा हुआ वाइवा, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट आएगा या आएगी उसने आपसे जब क्वेश्चनिंग करनी है कोडिंग के रिलेटेड, तो आपने वहाँ पे फुस हो जाना, आपको पता नहीं लगना कि असल में ये काम किस तरह से किया गया था। तो स्पेशलिस्ट आपको क्या कर देगा? फेल कर देगा। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आपको अभी से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने स्पेशलिस्ट को सारे आंसर अगर ठीक देने हैं, अपने सुपरवाइज़र को सारे आंसर ठीक देने हैं फाइनल वाइवे के अंदर, तो आप ये कोशिश करें कि या तो प्रोजेक्ट खुद बनाएं। अगर आपको खुद नहीं आता तो जिससे आप बनवा रहे हो पैसे, इतने ज़्यादा पैसे देकर, उससे काइंडली ये कहो कि वो आपको लाइव क्लासेस देकर समझाए भी साथ A to Z कि उसने बैकएंड किस तरह से रेडी किया हुआ है। और नेक्स्ट
लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये बताता चलूँ कि दोस्तों जो आपका फाइनल वाइवा होता है वो होता है स्काइप के ऊपर। मतलब स्काइप के ऊपर आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको स्काइप की आईडी सेंड कर देगा, आपने स्काइप के ऊपर उसके लाइव वीडियो कॉलिंग हो रही होगी और वीडियो कॉलिंग के दौरान वो आपको कहेंगे कि आप अपने लैपटॉप का कैमरा जो है वो काइंडली ऑन कर दें, और जब वो कैमरा ऑन किया जाएगा तो उसमें आपको जो है अपना सुपरवाइज़र और स्पेशलिस्ट दिखाई दे रहे होंगे और उनको आप दिखाई दे रहे होंगे। और इसके साथ ये भी बताते चलूँ दोस्तों कि जो आपके सुपरवाइज़र या जो स्पेशलिस्ट होते हैं जब वो आपसे फाइनल वाइवा लेते हैं स्काइप के ऊपर वीडियो कॉलिंग करके और कैमरा आपका जब ऑन करवाते हैं तो वो एक दफ़ा आपको ये कहते हैं कि भाई अपना जो लैपटॉप है या अपना जो कैमरा है उसे एक दफ़ा पूरा चारों तरफ घुमाओ ज़रा, ताकि हम ये देख सकें कि क्या आप जिस रूम में बैठकर वाइवा देने लगे हो क्या उस रूम के अंदर क्या आपके पास कोई हेल्पिंग पर्सन तो मौजूद नहीं है जो आपको साथ साथ वाइवा में जो हेल्प करे। तो इसलिए वो पहले क्या करते हैं, वो कैमरा एक दफ़ा घुमा के देख लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई पूरा रूम हमें एक दफ़ा विजिट करवा दो। तो आपने कैमरे को चारों तरफ घुमा के एक दफ़ा दिखाना होता है अपने सुपरवाइज़र को, स्पेशलिस्ट को, कि क्या आपके रूम में कोई ऐसा पर्सन मौजूद तो नहीं है जो आपको हेल्प करेगा उस चीज़ के अंदर। तो इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आप ये माइंड करके ना चलिएगा कि कोई बात नहीं, मैं साथ कोई पर्सन बिठा लूँगा या बिठा लूँगी जो मुझे हेल्प करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो आपसे कैमरा पहले ही विज़िट करवा लेते हैं, पूरे रूम का विज़िट कर लेते हैं वो। देन दोस्तों स्काइप के ऊपर वीडियो कॉलिंग जो है कंटिन्यूसली चल रही होती है और वो आपको कंटिन्यूसली वॉच कर रहे होते हैं कि आपकी एक्टिविटी कौन सी है, आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए कोई भी जो है ना वो चलाकी लगाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बड़े चलाक बनते हैं, दो डबल शेयर बनते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब आप कोई चलाकी लगाने की कोशिश कर रहे होगे ना तो फ़ौरन से भाई आपका कैमरा जो है वो आपको आपकी पूरी वीडियो दिखा रहा है सुपरवाइज़र को और आपके स्पेशलिस्ट को। तो इसलिए इससे की घटिया हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वाइवा अच्छे से दें, ईमानदारी से वाइवा दें और जो बातें बताई हैं उनके ऊपर अमल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी ब्रीफली कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैंने आपको बहुत ही बच्चों की तरह एक एक चीज़ जो है फाइनल डिलीवरेबल की बता दी है, जो टिप्स बतानी थी वो भी बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और इंशाल्लाह आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा और आप इस वीडियो को अपने मज़ीद दोस्तों तक जो है वो नेक्स्ट आने वाली लाइफ में भी शेयर करेंगे, ताकि हर इंसान का फ़ायदा हो सके CH619 के प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ तक आपसे जो है वो इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।